खातून में और 40 साल से ज़्यादा मर्द में, ठीक है। और उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, आप किसी ऐसी बीमारी का शिकार थे कि आपकी ब्रेन से या आपके स्पेसिफिक जो भी ऑर्गन्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो इस काम को सर अंजाम दे सकें, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड कॉज होती है वो होती है स्पेसिफिक ऑर्गन की। फीमेल्स के अंदर जो यूट्रस होती है वो प्रॉपर तरीके से ना बनी हुई, यूनिकॉर्नेट हो, बाइकॉर्नेट, यानी उसका सिर्फ एक ही लोब बना हुआ है, दूसरा लोब नहीं बना हुआ। अगर आप मेरा हाथ देखें तो ये एक फीमेल यूट्रस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये इसमें जो है इसका वजाइना, अगर आप लोगों को समझ में आए, ये वजाइना की जगह है, ये दो इसकी ओवरीज हैं, ठीक है। ओवेरियन पार्ट है, ये इसकी ट्यूब्स पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ये इसकी यूट्रस है, ठीक है। अभी मेरे पास आप लोगों को समझाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अब जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो इसमें से किसी भी जगह पर हो सकती है। प्रॉब्लम हमारे क्यों है प्रॉब्लम ना, सबसे पहले अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें, ओवरी में कोई इशू है, ठीक है। ओवरी में मल्टीपल चीज़ें होती हैं। आजकल जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि उससे जो है एक्ने भी होती है, फेशियल फीमेल के चेहरे पे बाल भी आते हैं, जिस्म के बाकी हिस्सों पे भी बहुत गहरे बाल आ जाते हैं। इसके अलावा उसके बच्चेदानी, अंडेदानी के अंदर जो है वो रसोलियाँ बन जाती हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, जिससे जो एग है ना वो रिलीज होके फीमेल एंड में या ट्यूब में नहीं आ सकता, और उसके बाद जो है वो यूट्रस में नहीं आ सकता जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी होती है, ठीक है। अगर तो बच्चेदानी में, अंडेदानी में कोई मसला है तो भी फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी। इसके साथ इस अंडेदानी से जो अंडे रिलीज होने हैं ना वो हार्मोनल रिलीज है, ठीक है। हर महीने के हर साइकिल में उसके हार्मोन्स जो FSH और LH, दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि रिस्पॉन्सिबल करती है महीने के पहले 15 दिनों में जब एग यहाँ पर मैच्योर होता है, और उसके बाद मैच्योर होने के बाद वो ट्यूब से गुजरता हुआ यूट्रस तक आता है, ठीक है। अगर तो वो दरमियान में फर्टिलाइज हो गया तो ठीक, अदरवाइज वो डिस्कार्ड हो जाता है। या तो अंडेदानी में कोई मसला है किसी किस्म का, या उस औरत का थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या उसका हाइपरकैल्शियटोनिन लेवल का इंक्रीज है, तो वो औरत कंसीव नहीं कर सकेगी, ठीक है। या तो फिर अब दूसरी जगह आ जाते हैं, दूसरी जगह जो है वो इसका ये फीमेल एंड ये ट्यूबें हैं। ट्यूबों में अगर कोई मसला है, ट्यूबों में अगर कोई ट्यूमर बना हुआ है, या तो आप दरमियान में आपस में पिचकी हुई हैं, या उसमें कोई म्यूकस प्लग फंसा हुआ है, या कोई प्रॉब्लम है, तो जो अंडा यहाँ बंद हो रहा है लेकिन वो यहाँ से गुजर के नहीं आ सकता। जब तक वो यहाँ से गुजर के नहीं आएगा तो फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी। ये भी बड़ी कॉजेज होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो प्रॉब्लम आ जाती है वो यूट्रस में आ जाती है। मतलब अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारी औरतों की यूट्रस में आजकल पॉलिप्स, मायोमास और इस तरह की आउटग्रोथ्स बनी हुई होती हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसे वो कैंसर भी कह देते हैं, वो कहते हैं कि इसमें कोई रसोली है, ट्यूमर है। अगर इस तरह से भी औरत की कोई जिस्म में कोई चीज़ होती है तो भी वो कंसीव नहीं कर पाती, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नीचे वजाइना वाले हिस्से में। वजाइना वाले हिस्से में भी कुछ औरतों को वजाइनल पॉलिप्स होते हैं, कुछ लड़की भी, या फिर रतूबत इतनी ज़्यादा होती है कि वो कंसीव नहीं कर पाती, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है आप सब लोगों को? अच्छा, अब हम इसकी डायग्नोसिस, अब हमने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को अब हम कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम है, इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। या तो हम फीमेल का हार्मोनल एसे करवाते हैं, ठीक है, माहवारी के दूसरे दिन उसका ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसके हार्मोन्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। पर एब्डोमिनल, पेट के ऊपर के हिस्से से हम उसकी अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेते हैं कि यूट्रस अपनी प्रॉपर जगह पर है, उसका साइज ठीक है, उसके बच्चेदानियाँ और अंडेदानियाँ सही तरह पे काम कर रही हैं या नहीं। इसके अलावा ट्रांसवजाइनल भी एक टेक्निक है कि पर वजाइनली आप प्रॉब इंसर्ट करके भी जो अंडेदानियों में जो सिस्ट्स बनते हैं ना, PCOs, वो आप देख सकते हैं टाइम पे। और इसके अलावा अगर आप थर्ड जो आप टेस्ट करा सकते हैं वो एक हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी कराता है। उसमें हम एक जो है रेडियो एक्टिव डाई डाल के वजाइना के थ्रू, और हम यूट्रस की जो ये वाली ट्यूब्स है ना, इनकी पेटेंसी चेक कर देते हैं। इसे कहते हैं ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, ये तीसरा टेस्ट होता है, सही। इसके अलावा जो है हम फीमेल्स को अगर फिर भी ना पता चले कि क्यों नहीं है फीमेल कंसीव, क्यों नहीं कर पा रही, तो हम क्या करते हैं, लेप्रोटमी करते हैं फीमेल को, मतलब ओपन करके, और फिर देखते हैं कि कोई फेमरिया, कोई शीशे या कोई ऐसी अनआइडेंटिफाइड आयोटॉपिक इफेक्ट तो नहीं है कि जिसकी वजह से फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही, सही। और फिर जो भी रेलिवेंट प्रॉब्लम आती है उसको हम एड्रेस करके और फिर हम उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। हम लोगों के पास तिब में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी ग़िज़ा है, जैसे कि हमारा टॉपिक भी है सेहत का असूल। तो हमारे यहाँ आज जो सेहत का असूल है ना, वो सबसे पहले हमारी ग़िज़ा है। जब तक हम लोग अपनी ग़िज़ा को चेंज नहीं करेंगे ना, हम लोग इसी प्रॉब्लम का शिकार रहेंगे। 70% ऑफ द फीमेल कम्युनिटी एट द
प्रेजेंट इस वक्त 70% जो खवातीन हैं वो इनफर्टिलिटी का प्राइमरी या सेकेंडरी शिकार हैं। वजह हम लोगों के पिज्ज़ा, बर्गर, इस तरह की डाइट, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पोल्ट्री मीट, जो चिकन हम लोग खा रहे हैं, पोल्ट्री मीट, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज, क्योंकि वो 40 डेज में जब उसको तैयार करते हैं तो उसको मेल हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, एंड्रोजन। जब मेल हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं ऑब्वियसली हम सब वही खा रहे हैं ना, हर बड़े से बड़े आप होटल में चले जाएं या कहीं पे भी आपको चिकन ही मिलेगा हर जगह। तो वो चिकन फीमेल में इनफर्टिलिटी बढ़ाना PCOS का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो जब तक हम हेल्दी और सेफ नहीं खाएंगे तब तक हम इन प्रॉब्लम से नहीं बचेंगे। तो आप लोग ने क्या करना है, जो भी पेशेंट आपके पास आता है सबसे पहले आपने उसकी ग़िज़ा प्रॉपर करनी है, उसको बताना है कि जो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेगी, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का कंजम्पशन ज़्यादा करेगी, इसके साथ जो है वो अगर नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू करेगी तो ये तमाम बीमारियों से बच सकती है। अभी आजकल आप सबने देखा होगा इंटरनेट पे सीड साइकिलिंग बहुत आ रही है। सीड साइकिलिंग किसी को पता है? सीड साइकिलिंग क्या होती है? क्या होती है सीड साइकिलिंग? क्या होती है सीड साइकिलिंग? लेना क्या होती है? सुनने आए? अच्छा, सीड साइकिलिंग ये होती है कि जो लोग, जो खवातीन में PCOS का प्रॉब्लम होता है और मेडिसिन अगर अंग्रेज़ी में आप जाएं तो कोई मेडिसिन उनके पास PCOS को ट्रीट करने के लिए अभी तक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो लोग क्या करते हैं, माहवारी बंद करने वाली मेडिसिन पे या डाइन 35 इस तरह की मेडिसिन पे लगा देते हैं कि 21 दिन तक वो रेगुलेट करे आपको हार्मोन, जो 20 मंथ के वो स्टॉप कर देते हैं और दरमियान के 9 दिन जो है वो माहवारी आती है और उसके बाद से वो कहते हैं आपने अगले महीने फिर से इसको कंटिन्यू करना है। सही, लेकिन हम लोग नेचुरल मेडिसिन में जो है हमारे पास कुछ ऐसे सीड्स मौजूद हैं जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को लेवल करने वाली ताकत है। तो पीरियड्स के फर्स्ट 15 डेज उसको पेशेंट को हम पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स और जो है वो सेसमी सीड्स, जिसे हम सेसमी सीड्स तिल देते हैं और अगले 15 दिन जो है इसी तरह के मुख्तलिफ और सीड्स जो हम उनकी डाइट का पार्ट बनाते हैं। 3 महीने के अंदर जो फीमेल्स के PCOS हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीट हो जाते हैं, ठीक है। और भी इस तरह की बहुत सारी डाइट रिजीम्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इनफर्टिलिटी का आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। That's all about my lecture today. Any questions?